हेलो दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ आपके बीच, जो इतिहास में भी इस बारे में चर्चा बहुत बार किया गया और इसके परिणाम भी जब सामने आए तो एक बहुत ही वीर और बहुत ही दम साहसी व्यक्ति भी इस चालबाजी के आगे नतमस्तक हो जाता करता था। चूँकि उसकी सारी जो युद्ध लड़ने की या चाल चलने की या अपने देश को बचाने की जो भी अपनी नीतियाँ थी वो दुश्मनों के पास भेज दिया जाता था, जिससे इन्हें कमज़ोर बनाकर इनके साथ बाहरी शक्तियों का युद्ध करवाया जाता था। और फिर इनको जब हार जाते थे तो इनको ताना मारता था कि हार गए। क्यों हारे, कैसे हारे, ये तो कोई नहीं जानता था। जानता था तो सिर्फ एक व्यक्ति जिसने या वो व्यक्ति जिसने इस तरह का साजिश करके इनको हरवाया। तो हमारे इतिहास में इस तरह से साजिश करके बहुत से राजाओं को बाहरी शक्तियों द्वारा बुलाकर या बाहरी शक्तियों को साथ देकर हरवाया गया, और जिसका परिणाम हो कि हमारे 700 से 800 साल तक हमारा भारत देश गुलाम रहा। और हमारी एक अपनी संस्कृति थी, उस संस्कृति के बीच में आकर अनेकों संस्कृतियों का इसमें घोल मिलाया गया। आज जिसका परिणाम आज ऐसा है कि आए दिन हर जगह दंगा फसाद, लूट मार, बलात्कार इस तरह से होते आया है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसी स्थिति नहीं थी। तो मैं एक ऐसी ही कहानी पर, अब बहुत ही रोचक कहानी है, आपको लिए चलता हूँ। ये रोचक कहानी है पंजाब से। वहाँ के महाराजा रंजीत सिंह थे। उनकी आखिरी बेगम से एक पुत्र हुआ था, और उस पुत्र के लिए भी महारानी का नाम था, जिस लड़की से इनका शादी हुआ था, जिंदन कौर नाम था। महाराणा से कम 30 साल छोटी थी उम्र में, लेकिन एक बेटे को जन्म दिया और इनके बेटे को ही राजा बनाने के लिए रानी प्रयत्नशील थी। लेकिन इनके साथ कैसे क्या हुआ आपको इस वीडियो में लिए चलता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूं। 1843 से 1846 तक सिख साम्राज्य की राज संरचिका भी बनी थी। वह महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, की आखिरी पत्नी थी। जिंदन कौर के पिता, जो महल के ही एक कर्मचारी थे, और महाराजा रंजीत सिंह के यहाँ ही जानवरों का उनको जिम्मा दिया गया था, और उन्होंने शाही जो होता है जानवरों का रख रखाव के लिए उनको रखा गया था। उनकी ही ये बेटी थी जिंदन कौर। जिंदन कौर के पिता से महाराजा रंजीत सिंह ने उनके बेटी का शादी में हाथ मांगा था। बात 1835 में जिंदन कौर की प्रतीकात्मक रूप से एक तीर और तलवार के साथ शादी की गई थी, जिसे महाराजा ने उनके गांव भेजा था। एक तीर और तलवार ये सिंबल था, उसी से इनकी शादी कराया गया था। इस प्रकार में महाराजा की 17वीं रानी बनी थी। महाराजा रंजीत सिंह की सभी पत्नियों में महारानी जिंदन कौर सबसे सुंदर और बहादुर, राजनीति के प्रति इच्छुक और उत्साही थी। वह एक निडर महिला थी, जिसके कारण उन्हें द आयरन लेडी भी कहा गया है। लौह महिला का भी दर्जा दिया गया था। जिंदन कौर ने 1838 के सितंबर में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दलीप सिंह रखा गया था। और इस बीच में मैं आप लोग के बीच में एक और चर्चा रख रहा हूँ कि ये जो सिख समाज है, आज सिख समाज अपने आप को अलग मानने लगे हैं। खालसा पंथ और ये खालसा जिंदाबाद या उग्रवादी नारा, अलगाववाद की बात चलने लगती है। तो इन्हें हिंदू धर्म से भी निकले थे, और हर घर से इनको एक लड़का दिया गया था, जो सिख धर्म को, खालसा पंथ को मानने के लिए इनको दिया गया था। इनके गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक जो थे, इन गुरुओं के आश्रय में रहकर ये बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। और चलिए वीडियो ज़्यादा न बढ़ा करके वीडियो में बीच में चलते हैं। जिंदन कौर औलख
इनके टाइटल है औलख। इनका जन्म 1817 में चच्चर गुजरवाला एक जगह है पंजाब में, वहीं पर शाही पशुओं के रखवाले मन्ना सिंह औलख के घर हुआ था। उनके बड़े भाई थे जवाहर सिंह औलख, जो सिख खालसा सेना द्वारा हत्या किए जाने तक सिख साम्राज्य के वजीर हो चुके थे। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जिंदन कौर और उनका बेटा जम्मू में राजा ध्यान सिंह की देखभाल में गुमनाम तौर पर रहने लगे, जो रंजीत सिंह के भाई गुलाब सिंह द्वारा शासित प्रदेश था। महाराजा शेर सिंह की हत्या के बाद 5 वर्षीय दलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार जिंदन कौर धीरे धीरे एक राज संरक्षक के साथ साथ पंजाब में संप्रभुता का प्रतीक भी बन गई। उन्होंने घूंघट रखना बंद कर दिया, दरबार आयोजित किए और व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को संबोधित करना भी शुरू कर दिया। उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, जिसमें सबसे खतरनाक थे वे सिख गुट, जो गुप्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बातचीत में थे। यानी यहाँ रानी का जो भी गुप्त जो बात होती थी, उन बातों को वो अंग्रेज़ों के पास पहुँचाते थे। मैंने रानी का जो भी नीति था अंग्रेज़ों के प्रति, उस नीति को जानकारी अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे ये गुट। पर उन्होंने बहादुरी से उनका सामना किया, जिसमें उन्हें बड़े राजनेताओं और सैन्य नेताओं की एक नव नियुक्त परिषद की सहायता भी मिली थी। हालांकि 13 दिसंबर 1845 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल इतने होने के बावजूद ही युद्ध की घोषणा कर देता है। इसमें सिखों को उनको प्रधान सेनापति लाल सिंह और राजा तेज सिंह के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा था। तत्पश्चात 1840 के मार्च में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दलीप सिंह महाराजा के तौर पर और रानी जिंदन कौर राज संरक्षक के रूप में बने रहे। हालांकि दिसंबर में उन्हें एक ऐसे परिषद द्वारा संरक्षक के पद से प्रतिस्थापित कर दिया था जो एक अंग्रेज निवासी के नियंत्रण में था। इसके साथ ही जिंदन कौर को 1.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाने लगी। अगस्त 1847 में दलीप सिंह ने तेज सिंह को सियालकोट का राजा घोषित करने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि महारानी भारत में ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर बाधा साबित हो सकती थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने रानी को बदनाम करने के लिए एक अभियान शुरू किया था। चूँकि तेज सिंह के बारे में मालूम था जिंदन कौर को, इसलिए उन्होंने दलीप सिंह को आगाह किया था। इसलिए दलीप सिंह ने सही निर्णय कदम उठाया था, तेज सिंह को राजा न घोषित कर। उन्होंने महसूस किया कि रानी का सहयोग करने से इनकार और दलीप सिंह पर उनका मजबूत प्रभाव मिलकर पंजाब के लोगों में विद्रोह का कारण बन सकते थे। इसलिए उन्होंने मां और बेटे को अलग रखने का फैसला किया। 9 वर्षीय दिलीप को उनके निजी शिक्षक एक ईसाई मिशनरी के साथ इंग्लैंड जाना पड़ा, जहां वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। महाराणा जिंदन को उत्तर प्रदेश के शेखपुरा और फिर चुनार किले में कैद कर लिया गया। हालांकि उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन महारानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। 1 साल के बाद ही वे एक नौकर का रूप धारण कर या एक भिखारी भिखमंगे के रूप धारण कर अंग्रेजों की नाक के नीचे से भाग निकली। उन्होंने संरक्षण की तलाश में नेपाल के जंगलों में पैदल यात्रा की, जहां उन्हें वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने शरण दी थी। दलीप सिंह को उनकी मां के जाने के बाद जॉन लागिन के देखभाल में रखा गया था, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा अखिल भारत में सबसे विश्वसनीय पुरुषों में से एक माना जाता था। दलीप सिंह का पालन पोषण अंग्रेजों की तरह हुआ। रानी ने अपने बेटों को फिर से देखने की अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। आखिरकार 14 साल बाद जब अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि अब उनके लिए किसी पर खतरा नहीं रही, तब स्पेंस होटल में उनका अपने बेटे के साथ पुनर्मिलन हुआ। हालांकि रानी जिंदन अपने बेटे के लिए कभी भी राज हासिल नहीं कर पाई, परंतु उनके पुनर्मिलन ने दलीप सिंह को सिख धर्म में वापस परिवर्तित होने के लिए भी प्रेरित किया। रानी जिंदन कौर ब्रिटिश विरोधी भावनाओं और साहस का प्रतीक थी। उनका एक प्रतिष्ठित दर्जा था, क्योंकि वो अंग्रेजों के सामने खड़ी होने वाली आखिरी व्यक्ति थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों की तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 1 अगस्त 1863 को उनका निधन हो गया। तो एक ऐसी ही वीरांगना महिला को उस समाज ने भी धोखा दिया, गद्दारों ने धोखा दिया और गद्दारी कर अंग्रेजों को सारी सूचनाएं पहुंचाया करते थे। जिसके कारण ये जिंदन कौर को परेशानी झेलनी पड़ी और दलीप सिंह को
एक समय में ईसाई धर्म ग्रहण करना पड़ा। फिर बाद में जिंदन कौर द्वारा पुनर्मिलन या भेंट होने के बाद उन्होंने अपना ईसाई धर्म को त्याग दिया और फिर सिख धर्म में वापस आ गए। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बनाने का कृपया कोशिश करेंगे। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें कमेंट करके ज़रूर बताने की कृपा करेंगे कि आपको कैसा लगा।